नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नर्सिंग वाईफाई के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 2019 ईएसआईसी सेकंड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस, जिसमें हम ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अभी कुछ लास्ट 20 क्वेश्चन और बचे हैं जो हम इस वीडियो में सॉल्व कराने वाले हैं। तो चलो देखते हैं 81 जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो in the diagnostic statement, excess fluid volume related to decreased venous return as manifested by lower extremities edema. The etiology of problem is। तो आपको इसमें क्या बताना है कि आप ये कि डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट दे रखा है, और वो डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट क्या है कि एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम किसकी वजह से डिक्रीज वीनस रिटर्न। अब उसका आपको क्या देखने को प्रेजेंटेशन उसमें क्या है, एडिमा। आपको क्या बताना है, ईटियोलॉजी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहले ही आपको हिंट दे के रखा है क्या, डिक्रीज वीनस रिटर्न की वजह से क्या हुआ है, एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम, उसकी वजह से क्या हुआ है, एडिमा। तो फिर आपको इसमें पता होना चाहिए कि एडिमा हुआ है। एडिमा क्या है, एडिमा प्रेजेंटेशन है, ठीक है। इटियोलॉजी में एडियोपैथिक नहीं आता है। एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम इसका क्या है, ये डायग्नोसिस है, जबकि इसका कॉज क्या है, डिक्रीज वीनस रिटर्न। तो इसका आंसर क्या जाएगा, डिक्रीज वीनस रिटर्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ इवेंट टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग स्टेज ऑफ लेबर। तो आपको इसमें मैकेनिज्म ऑफ लेबर पता होना चाहिए, मैकेनिज्म ऑफ लेबर, जिसमें 9 फेजेज होते हैं। ठीक है, 1 to 9। तो आपको इसमें पता होना चाहिए कि 9 कौन कौन से होते हैं और उनका सीक्वेंस क्या है। तो इसके लिए हम एक म्यूनोमिक यूज करते हैं। वो म्यूनोमिक है ई, ठीक है। तो वो म्यूनोमिक क्या है, EDFICER। एड फिशर, आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। अगर आप जैसे अगर इसका एक्सपेंड करके देखते हैं तो आपको क्वेश्चन का आंसर यहीं पर मिल जाता है। जैसे ई का मतलब होता है एंगेजमेंट, डी का मतलब होता है डिसेंट, एफ का मतलब होता है फ्लेक्शन, एंड आई का मतलब होता है इंटरनल रोटेशन, सी का मतलब होता है क्राउनिंग, एंड ई का मतलब होता है एक्सटेंशन, एंड आर का मतलब होता है रेस्टिट्यूशन, और जो ई होता है, ई का मतलब होता है एक्सटर्नल रोटेशन। तो ये एक सीक्वेंस है ये जो चलता है जो, और लास्ट में क्या हो जाता है, डिलीवरी ऑफ बेबी। तो सबसे लास्ट वाला फेजेज क्या है, डिलीवरी ऑफ बेबी, और सबसे फर्स्ट वाला कौन सा है, इंगेजमेंट। तो आपको इसमें पता होना चाहिए क्या है। तो डिसेंट इसमें है, ठीक है, फ्लेक्शन है। तो ये इसमें इसके सीक्वेंस को मैच कर रहा है। तो आपका आंसर क्या जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रैपिड ग्रो अमोंग द फॉलोइंग इज। तो सबसे पहले आपको इसमें बताना है कि जो रैपिड ग्रोइंग है वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइकोबैक्टीरियम में देखने को मिलती है। तो आपको पता होना चाहिए कि, चलो ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें माइकोबैक्टीरियम कॉर्डेन है, माइकोबैक्टीरियम एवियम है, माइकोबैक्टीरियम बोविस है, माइकोबैक्टीरियम एप्सिस है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, माइकोबैक्टीरियम एप्सिस। अब आपको पता होना चाहिए कि जो माइकोबैक्टीरियम एप्सिस होता है, ये नॉन ट्यूबरक्लोसिस ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया है जो कि जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे कि निमोनिया हो गया है ना, ऐसे कुछ सिम्टम्स या फिर ऐसी कुछ इन्फेक्शंस कॉज करता है, लेकिन ट्यूबरक्लोसिस नहीं करता है। तो ये क्या है, माइकोबैक्टीरियम एप्सिस होता है। इसकी सबसे हाई ग्रोइंग रेट होती है अमोंग दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द टाइप ऑफ रीअसेसमेंट डन टू कंपेयर द क्लाइंट करंट स्टेटस टू प्रीवियसली ऑब्टेन बेसलाइन डाटा इज। इसका क्वेश्चन है कि यहाँ पे असेसमेंट कौन सा टाइप का असेसमेंट हो गया, जब आप कंपेयर कर रहे हो करंट क्लाइंट की करंट स्टेटस से, किसको, जो उसका आपने जो ऑब्टेन जो डाटा आपने ऑब्टेन किया है। ठीक है, तो अगर ये सब चीज़ें आप कंपेयर कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं टाइम कोलैप्स रीअसेसमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें बोलते हैं इनिशियल असेसमेंट क्या होता है। तो इसमें आप एलिमिनेटिंग जो क्राइटेरिया होता है उसको आप अप्लाई कीजिए, आपका सॉल्व क्वेश्चन अच्छे से निकलेगा। ठीक है, तो इनिशियल असेसमेंट में क्या होता है कि जब जब पेशेंट और नर्स जब इंटरेक्शन फेज में आते हैं तो इनिशियल असेसमेंट होता है। तो ये इसका आंसर नहीं है। प्रॉब्लम फोकस में क्या होता है कि अगर जैसे किसी को पेन हो रहा है, ठीक है, अगर किसी को पेन हो रहा है तो पेन के रिगार्डिंग ही उसको प्रॉब्लम सॉल्व, यही प्रॉब्लम है उसकी, यही सॉल्व करना है। तो आपका ये नहीं होता, इसमें कंपैरिजन नहीं होता है। ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन में हम इमरजेंसी असेसमेंट करते हैं। तो जो एक ही अब इसमें असेसमेंट बचा है और वो बचा है टाइम लैप्स असेसमेंट, जिसका मतलब होता है कि
जब आप उसकी करंट सिचुएशन और जो डाटा आपने obtain किया उनको दोनों को कंपेयर करके देखते हैं, तो उसमें आपको उसमें उसके मतलब आपका जो टाइम है केयर करने का वो आपका बच जाता है, तो इसलिए इसका टाइम लैप्स रीअसेसमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इन इमोबाइल जॉइंट इज कॉल्ड। इमूवेबल जॉइंट क्या कौन से होते हैं? तो ये सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होना चाहिए, और इसका आंसर है सिनार्थ्रोसिस, क्योंकि पॉलीआर्थराइटिस एक जॉइंट की डिजीज है जिसमें इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट होता है। डायआर्थ्रोसिस नहीं है इसका आंसर, और एम्फीआर्थ्रोसिस भी नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए कि इमूवेबल जॉइंट के एग्जाम्पल क्या क्या हैं। तो अगर आपको कोई एग्जाम्पल पूछे तो आपको बताना, जैसे स्कल की कुछ बोन्स होती हैं जो इमूवेबल होती हैं, ठीक है, जो कभी भी मूव नहीं होती हैं, तो ऐसे जॉइंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सिनार्थ्रोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ फीटल्स एंड अर्ली न्यूनाटल डेथ एज पर 1000 लाइव बर्थ इज कॉल्ड। आपको पता होना चाहिए कि एक ये क्या है, एक रेट निकाल के दिया इन्होंने, ठीक है। अब वो रेट क्या है वो आपको इसमें बताना है कि इसमें डेथ किसकी हो रही है, नंबर ऑफ फीटस एंड अर्ली न्यूनेटल डेथ, ठीक है। अब अर्ली न्यूनेटल डेथ और फीटस की जो डेथ रेट है वो आपको पता होना चाहिए। अब इसमें अर्ली न्यूनेटल, अब न्यूनेट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। न्यूनेट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। न्यूनेट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है उसमें अर्ली और एक होता है लेट। अर्ली बोलते हैं 0 to 7 डेज और रिमेनिंग 7 to 28 डेज होता है लेट न्यूनेटल फेज। तो ये आपको इसमें पता होना चाहिए था, ठीक है। तो अभी जब ये दोनों चीज़ें इसने बोला है फीटस डेथ, मतलब फीटस की जब डेथ हो रही है तो फीटस, और जब अर्ली न्यूनेट की डेथ हो रही है तो हम इसको क्या नाम दे देंगे, पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। अभी आप इसको पता होना चाहिए कि इंट्रायूटेरिन डेथ क्या होती है। इंट्रायूटेरिन डेथ बोलते हैं फीटस, ओनली फीटस डेथ को, इसमें न्यूनेट की डेथ नहीं आएगी, तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाता है। न्यूनेटल डेथ में क्या आएगा, फीटस की डेथ नहीं आएगी, इसमें ओनली न्यूनेट की आएगी, और फीटस डेथ में फीटस की आएगी, इसलिए इसका आंसर क्या है, एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है पेरीनेटल मोर्टेलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हेन ए पर्सन्स ब्लड प्रेशर ड्रॉप द किडनी रेस्पॉन्ड। अब जो ये क्वेश्चन है ये है आपका लॉजिकल क्वेश्चन है, और आपको इसका पता होना चाहिए कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो जब ड्रॉप हो रहा है तो किडनी आपका कौन सा ऐसा काउंटर रेगुलेटरी फंक्शन कर रही है जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर इम्प्रूव हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, जिससे कि पेशेंट सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। तो अभी आपको पता होना चाहिए, अगर आपको सबसे पहले देखना है कि इसमें से गलत क्या है, तो अगर इंक्रीजिंग यूरिन आउटपुट, अब सोच के देखिए अगर आपका इंक्रीज यूरिन आउटपुट है वो अगर इंक्रीज हो चुका है तो ब्लड में जो वॉल्यूम होगा वो ऑलरेडी कम हो चुका है, और अगर आउटपुट और बढ़ गया तो फिर और कम हो जाएगा, और कंडीशन कैसी हो जाएगी, वर्स हो जाएगी, मतलब ये डेंजर सिचुएशन आ जाएगी। तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए कि ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें अगर वॉल्यूम आउटपुट बढ़ गया है तो किडनी ब्लड प्रेशर इंप्रूव नहीं होगा, और ब्लड प्रेशर इंप्रूव नहीं होगा तो ये हमारा किडनी का एक रेस्पॉन्स नहीं है, क्योंकि किडनी को तो इंक्रीज करना है क्या, बीपी, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोड्यूसिंग एल्डोस्टेरोन हार्मोन। तो किडनी का काम एल्डोस्टेरोन हार्मोन को जब प्रेशर ड्रॉप होता है तो उस टाइम ये नहीं करती है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है स्लोइंग द रिलीज ऑफ ADH। तो ये भी एक देख लेते हैं कि इसका क्या लॉजिक है, इसको कैसे गलत करना है। तो अगर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, ठीक है, अगर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्या करता है कि फ्लूइड को तो करता है रिटेन, ठीक है, और उसकी वजह से क्या हो जाती है, इंक्रीज बीपी। अब वो बोल रहा है कि इसकी रेट को स्लो कर देते हैं, तो अगर रेट को ही स्लो कर दिया तो जो फीटस है, जो ADH हार्मोन है, ADH हार्मोन तो कम हो जाएगा ना। अगर ADH हार्मोन और कम हो गया तो आपका बीपी ऑलरेडी कम हो चुका है, और भी कम हो जाएगा तो कंडीशन और वर्स हो जाएगी, इसलिए ये भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन है इसमें सीक्रेटिंग रेनिन। अभी ये क्या होता है, एक रेनिन, एक रेनिन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। तो ये रेनिन क्या करता है, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है, कहाँ पे, ब्लड वेसल्स पे जाके, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, बीपी इंक्रीज हो जाता है। तो ये इसका किडनी का फंक्शन है जो कि इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्पिरेटरी रेट मल्टीप्लाइड बाई टाइडल वॉल्यूम गिव्स। अब इसमें आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में आनी चाहिए कि रेट हमेशा हम किस में निकालते हैं, मिनट में निकालते हैं, ठीक है। अभी आप इसमें देख लेते हैं कि जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होती है वो हम मान के चलते हैं, एक बुक में दे रखा है 12 to 16 और एक दे रखा है 16 to 20, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों नॉर्मल रेट हैं, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी रेट सही मानते हैं। अगर ये दोनों ऑप्शन में आ जाते हैं तो फिर आपको इस पे जाना है, ठीक है, 16 to 20। लेकिन ऐसे दोनों ऑप्शन में नहीं आते हैं, इसलिए आपको एक
नॉर्मल वैल्यू निकालनी पड़ती है। ठीक है, सेकंड है, अब इसमें ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अब जैसे इसका क्या हो गया, जैसे अब अगर हम मानते हैं राउंड फिगर में कि 18 अगर किसी की रेट है और अगर टाइटल वॉल्यूम 500 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 1 मिनट का वॉल्यूम बन गया है। ठीक है, टोटल लंग्स कैपेसिटी एवरी ब्रीथ चेंज, एवरी ब्रीथ की मानते हैं। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी एक्सपायरेटरी जो रिजर्व रहता है वो मानते हैं। और मैक्सिमम वॉल्यूमेट्री वेंटिलेशन इसका आंसर नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, मिनट वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट। रेटिनल डिटैचमेंट का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, तो ये अगर आपकी आंख है, ठीक है, और ये अगर आपका रेटिना है, ठीक है, और ये अगर आपका लेंस है, जो भी है, ठीक है, तो आपको इसमें पता होना चाहिए कि जो ये रेटिना है ये डीजनरेट क्यों हो रहा है और क्या इसका मोस्ट कॉमन का कॉज है। हालांकि इसका कॉज मोस्ट कॉमन है डीजनरेटिव चेंजेज इन रेटिना। रेटिना में कुछ चेंजेज हो जाते हैं जो कि ऑटोमेटिक होते हैं, वो इसका मोस्ट कॉमन चेंज होता है। और सेकंड इसका कॉज होता है, वो होता है एक्वस फ्लूइड का स्टोरेज इसमें बढ़ जाता है, उसकी वजह से रेटिना डिटैचमेंट हो जाती है। तो ये या तो बढ़ जाता है घट जाता है, दोनों कंडीशन में रेटिना पे इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, डीजनरेटिव चेंजेज इन रेटिना और विट्रस फ्लूइड। ठीक है, विट्रस बॉडी जो भी हम बोलते हैं। ब्रेन ट्यूमर, डायबिटिक मेलाइटिस और ट्रेमो, ये तीनों एक इम्पोर्टेंट कॉज हैं जो हमारी आई है, आई के विजन्स को लॉस करने में। लेकिन इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो रेटिनल डिटैचमेंट का ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डॉक्यूमेंट दैट गिव नर्स द अथॉरिटी टू कैरी आउट स्पेसिफिक एक्शन अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंस ऑफन ए फिजिशियन इज नॉट इमीडिएटली अवेलेबल। अब आपको इसमें एक नर्सिंग केयर उन्होंने पूछी है और वो ड्रग के रिगार्डिंग उन्होंने पूछी है। और उन्होंने पूछा है, और उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने पूछा है कि डॉक्यूमेंट जो कि नर्स को अथॉरिटी देता है किस चीज़ के रिगार्डिंग, कि आप एक स्पेसिफिक एक्शन कर सकते हैं एक टाइम पर जब फिजिशियन नॉट इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है। तो इसमें क्या होता है, कि डॉक्टर होता है जो कुछ ऑर्डर लिख के जाता है जिसको हम स्टेट ऑर्डर बोलते हैं या स्टैंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, वो नर्स विदाउट डॉक्टर की प्रेजेंस कुछ कर सकती है, मतलब मेडिसिन दे सकती है जब डॉक्टर वहाँ पे इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है और ड्रग की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप दे सकते हैं। ठीक है, कंसेप्ट में प्रिस्क्रिप्शन है डॉक्टर का काम है, डिस्चार्ज भी डॉक्टर का काम है, तो नर्स का काम स्टैंडिंग ऑर्डर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीगल्स रूल इज यूज्ड टू कैलकुलेट। आपको नीगल्स रूल बताना है कि नीगल्स रूल क्या है और इसको कैसे यूज करते हैं, वो हम इस क्वेश्चन में देखने वाले हैं। तो नीगल्स रूल क्या है, कि नीगल्स रूल एक ऐसा रूल है जिसमें हम लास्ट मेंस्ट्रुअल फेज को प्लस करके, ठीक है, ईडीडी निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं, ईडीडी निकालते हैं। तो ये ईडीडी निकालने का एक फॉर्मूला है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। अब हम इसमें ईडीडी कैसे निकालेंगे वो इम्पोर्टेंट चीज़ बनती है। ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए कि हमें एलएमपी क्या है, एलएमपी प्लस क्या करना है हमको, 7 डेज प्लस 9 मंथ। ठीक है, 7 डे और 9 मंथ को हम जब एलएमपी में जोड़ेंगे या प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ई डी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नीगल्स रूल किसके लिए करते हैं, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी के लिए। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड के लिए नहीं करते हैं, गेस्टेशनल एज के लिए नहीं करते हैं और सर्वाइकल डायलेशन के लिए नहीं करते हैं, इन सब के लिए अलग अलग रहते हैं। द टेस्ट दैट ए मोस्ट स्पेसिफिक फॉर मायोकार्डियल डैमेज, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई इधर, कि जो एमआई का किसी को अटैक आता है तो कौन कौन से मोस्ट स्पेसिफिक मायोकार्डियल डैमेज का आपको क्या देखने को मिलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एमआई होता है, एमआई में आपको जब मायोकार्डियल इन्फेक्शन का कोई अटैक आता है तो उसमें कुछ एंजाइम्स, कुछ प्रोटीन्स रिलीज होती हैं जो कि ये चारों प्रोटीन इसमें रिलीज होती हैं। क्रिएटिनिन काइनेज भी रिलीज होता है, मायोग्लोबिन रिलीज होता है, ट्रोपोनिन आई और सी के एमबीबी इसमें रिलीज होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट उन्होंने पूछा है और जो आपको याद रखना था वो है मोस्ट स्पेसिफिक। ठीक है, अब मोस्ट स्पेसिफिक में आते हैं ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी। ठीक है, तो मोस्ट स्पेसिफिक उन्होंने इसमें पूछा है। मोस्ट स्पेसिफिक का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ हार्ट मसल्स में एमआई में जो देखने को मिलेगा वो क्या है, तो उसमें होता है ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आई।
अब ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आई में भी एक, दोनों में भी स्पेसिफिक क्या है, ट्रोपोनिन आई, तो ये आपका आंसर क्या जाएगा, ट्रोपोनिन आई जाएगा। अगर ये दोनों भी ऑप्शन में होते तो भी आपका आंसर आई जाता। ठीक है, स्पेसिफिक का यही मतलब होता है फाइनली अगर हम देखें कि सिर्फ और सिर्फ हाइट में होना चाहिए। मायोग्लोबिन हो गया, सीकेएम भी होगी, क्रिएटिनिन और मसल्स में भी देखने, मायोकार्डियम के अलावा भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसका आंसर ये नहीं है, इसलिए इसका आंसर ट्रोपोनिन आई है। टर्म वेरासिटी इन द कंटेंट ऑफ नर्सिंग वैल्यू रैप है 2, ये भी एक टर्मिनोलॉजी है जो कि फाउंडेशन, नर्सिंग फाउंडेशन में आप देखते हैं कि वेरासिटी क्या है। ठीक है, तो वेरासिटी क्या है, टेलिंग द ट्रूथ है। ये आपको रटने वाली चीज़ें हैं, ये आपको याद होनी चाहिए, हर पेपर में आपको पढ़ के जाना है। तो ठीक है, बीइंग आंसरेबल फॉर वन सेक्शन, बीइंग फेयर एंड जस्ट, बीइंग फेथफुल टू एग्रीमेंट एंड टेलिंग द ट्रूथ। तो आपको वेरासिटी का मतलब क्या होता है, टेलिंग द ट्रूथ। आपको पेशेंट को सब सत्य सत्य बताना है, क्या आप प्रोसीजर कर रहे हैं, क्या आप इंजेक्शन लगा रहे हैं, और मतलब कौन सा आप प्रोसीजर करने वाले हैं। तो टेलिंग द ट्रूथ इज द वेरासिटी। अगर आप इस चीज़ को नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप वेरासिटी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, द डायमेंशन ऑफ हेल्थ कंसर्न विद प्रॉपर बायोलॉजिकल फंक्शनिंग, प्रॉपर बायोलॉजिकल फंक्शनिंग। तो इसमें आपका डायमेंशन ऑफ हेल्थ पूछा है इन्होंने। अब डायमेंशन ऑफ किसके रिगार्डिंग पूछा, प्रॉपर बायोलॉजिकल फंक्शनिंग। ठीक है, अब प्रॉपर डायमेंशन क्या होता है कि आदमी को इक्वलिटी जस्टिस करने का एक वो है। आपको जैसे समानता का अधिकार होता है, उसको सोशल, जैसे अब से सामाजिक में बोलते हैं तो सोशल डायमेंशन हो गया। अगर उसकी हम स्पिरिचुअल वैल्यू को अगर हम के मतलब क्या बोलते हैं उसको, वैल्यू करते हैं, स्पिरिचुअल वैल्यू की अगर हम केयर करते हैं या स्पिरिचुअल वैल्यू को अगर हम ठेस नहीं पहुंचाते तो स्पिरिचुअल डायमेंशन हो गया। मेंटली अगर हम उसको कोई प्रेशर नहीं देते हैं या कोई हैरेसमेंट नहीं करते तो मेंटल डायमेंशन हो गया। ऐसे ही अगर हमारा बायोलॉजिकल फंक्शनिंग अगर प्रॉपर है तो हम इसको क्या बोलेंगे, फिजिकल डायमेंशन बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या जाएगा, फिजिकल डायमेंशन। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 में, वॉलंटरी रिजेक्शन ऑफ अनअक्सेप्टेबल थॉट और फीलिंग फ्रॉम कॉन्शियस अवेयरनेस। आपको ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो हम साइकेट्रिक एक सब्जेक्ट है उसमें हम देखते हैं, और अगर आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है तो इसमें है जैसे सप्रेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, सिंबलाइजेशन है और सब्लिमेशन है। ठीक है, ठीक है, तो सप्रेशन, अब उन्होंने बोला है कि अनअक्सेप्टेबल थॉट और फीलिंग फ्रॉम कॉन्शियस अवेयरनेस। तो आपको पता होना चाहिए कॉन्शियस अवेयरनेस पे कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म काम करती है। तो डिफेंस मैकेनिज्म कौन सी काम करती है, सप्रेशन काम करती है। अब सप्रेशन में होता क्या है कि इसमें होता है कि ए क्लाइंट वांट टू फॉरगेट द ट्रॉमेटिक इवेंट एट कॉन्शियस लेवल। कुछ भी उसके जीवन में ट्रॉमा हुआ है, ट्रॉमेटिक इवेंट हुई हैं, उसको वो जानबूझकर कॉन्शियसली उसको वो भूलना चाहता है। इसमें एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो एग्जांपल हैं कि ए विक्टिम ऑफ रेप वांट टू फॉरगेट दैट इवेंट। जो विक्टिम ऑफ रेप होती है, मतलब जिसके साथ रेप हुआ है, वो उस इवेंट को फॉरगेट करना चाहती है। ठीक है, और अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो उसमें है टू स्टूडेंट नर्सेस वांट टू फॉरगेट देयर फाइट बिफोर एंटर इन एग्जामिनेशन हॉल। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में सबका काम पड़ता है, इसलिए वो चाहते हैं कि अभी जो सुलह हो जाएगी तो एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये कॉन्शियस लेवल पे होने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, ठीक है, अगर हम इसमें देखना चाहें तो सब्लिमेशन क्या है, तो सब्लिमेशन क्या है कि सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर आर कन्वर्ट इनटू सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर। सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है कि अगर कोई व्यक्ति का अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है, उसको वो चेंज करके एक्सेप्टेबल बिहेवियर में चेंज कर लेता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल में देखें तो अगर किसी को ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो फाइटर बन जाता है या बॉक्सर बन जाता है, या कोई लालची पर्सन होता है तो वो क्या बन जाता है, बिजनेसमैन बन जाता है, तो उसका उधर से प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो उसको सोशली पहले तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन फाइनली उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये इसका विच ऑफ द बिलो इज मोर्टेलिटी इंडिकेटर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है जो CHN का है, मोर्टेलिटी इंडिकेटर है वो क्या है। तो ये प्रिविलेंस रेंज, इंसिडेंस रेंज और डिसेबिलिटी रेट मोर्टेलिटी इंडिकेटर नहीं है। और इसमें क्या है, क्रूड डेथ रेट है वो इसमें मोर्टेलिटी इंडिकेटर है। अब क्रूड डेथ रेट क्या होती है कि 1000 पर
कोई पॉपुलेशन में जितने भी लोग एक जो टाइम पीरियड होता है उसमें अगर किसी की डेथ होती है तो उसको क्रूड डेथ बोलते हैं। तो ये ठीक है। The mental illness specific to certain Indian population where there is severe anxiety and hypochondriacally concern is called। अब इसमें क्या पूछा है उन्होंने, मेंटल इलनेस पूछा है। ठीक है, मेंटल इलनेस का क्वेश्चन है जो कि स्पेसिफिक है इंडियन पॉपुलेशन की, व्हेन देयर इज सीवियर एंजाइटी एंड हाइपोकॉन्ड्रिकली कंसर्न। अगर हम बोलते हैं तो उसको दत्त सिंड्रोम बोलते हैं, DHATSIN। तो ये दत्त सिंड्रोम इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं, द टर्म रिसोर्सफुलनेस इम्प्लाई। तो रिसोर्सफुलनेस होती है, ऑप्शन देख लेते हैं, इन्वॉल्वमेंट इन स्पिरिचुअल एक्टिविटी, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एबिलिटी टू हैंडल स्ट्रेसफुल सिचुएशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इसका आंसर जाएगा। इसमें क्या होता है कि जो टर्म रिसोर्सफुलनेस है वो हम किसके लिए यूज करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड फूड अलोंग विद ब्रेस्ट फीडिंग इज कॉल्ड। अब ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ अगर हम देखते हैं कुछ, अगर आप सॉलिड फूड दे रहे हैं तो इसके लिए दो टर्मिनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए। एक तो होती है वीनिंग, ब्रेस्ट फीडिंग के साथ में एक तो होती है वीनिंग, WEANING वीनिंग, और नेक्स्ट होती है आपकी कॉम्प्लीमेंट फीडिंग। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। तो आपको इसमें एक चीज़ बतानी है कि वीनिंग क्या है, कि जब 4 to 6 मंथ पे बच्चे को खाने के साथ साथ कुछ सेमी सॉलिड चीज़ें या फिर आयरन कंटेनिंग फूड्स अगर हम देना स्टार्ट करते हैं तो उसको हम वीनिंग बोलते हैं। ठीक है। सेकंड है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ कुछ सॉलिड फूड्स खा रहा है तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फूड बोलते हैं। तो ये एक पॉजिटिव है, ये एक नेगेटिव है, तो आपको इसमें पता होना चाहिए था। ठीक है। अभी हम इसमें और ऑप्शंस को भी देख लेते हैं कि डिमांड फीडिंग क्या है। डिमांड फीडिंग ये है कि जब बच्चे को डिमांड है तब आप उसको फीड करा रहे हैं, तो ये आपका आंसर नहीं है। शेड्यूल फीडिंग इसलिए होता है कि उसमें आप क्या करते हैं, कुछ शेड्यूल बना लेते हैं, 4 आवरली, 6 आवरली, 2 आवरली, 4, 6, 2 आवरली, तो वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अब ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं। लास्ट है कंडीशनल फीडिंग। कंडीशन मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आप उसको फीड करा रहे हैं। ठीक है, जैसे बच्चा रो रहा है तो आप उसको फीड करा रहे हैं, बच्चा अगर कहीं मतलब आप, ठीक है, वही सिंपल सी टर्मिनोलॉजी। नेक्स्ट है द प्रोफेशनल वैल्यू ऑफ नर्सिंग दैट डिस्क्राइब द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो ये वही एक टर्मिनोलॉजी है जिसमें राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन आपको बताना है, और वो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन क्या है, ऑटोनॉमी है। ठीक है। तो थैंक यू, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आप ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहिए, अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।